हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास से हम लोग ईवीएस को एक नई तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने उन फ्रेंड्स के पास में शेयर ज़रूर करना जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हों। आज से हम लोग ईवीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ में उनके क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बार बार सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो एनसीईआरटी की ईवीएस है या इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको आप हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, वह पूरी की पूरी जो है 6 थीम पर आधारित होती है। अब ये 6 थीम कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें से हमारी पहली थीम कौन सी होती है? परिवार एवं मित्र। क्या होती है? हमारी पहली थीम होती है परिवार एवं मित्र। दूसरी होती है हमारी भोजन। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हमारी हो जाती है भोजन। तीसरी हमारी हो जाती है आश्रय। चौथी हमारी हो जाती है जल। और पांचवी हमारी हो जाती है यात्राएं। जबकि छठवीं हमारी कौन सी हो जाती है? हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये हमारी छठवीं थीम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी मुख्य जो थीम है वो हमारी 6 थीम होती हैं। पहली कौन सी है? परिवार एवं मित्र। दूसरी है भोजन। तीसरी है आश्रय। चौथी है जल। और पांचवी है यात्राएं। जबकि छठवीं हमारी हम जो सोचते हैं और करते हैं। अब हमारी 6 थीम में से जो पहली थीम है परिवार एवं मित्र, उसकी 4 उप थीम भी हैं। कौन कौन सी हैं? संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। किसकी थीम है? ये परिवार एवं मित्र की उप थीम है। आप लोगों को इनको याद रखना है। आपकी सीटी एग्जाम में इस वाले टॉपिक से लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हमारी जो मुख्य थीम है वो 6 हैं, और उनके नाम कौन कौन से हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं। और छठवीं हमारी कौन सी है? हम जो सोचते हैं और करते हैं। और उपथीम हमारी कौन कौन सी हैं? उपथीम हमारी परिवार एवं मित्र की हैं, 4 हैं। कौन कौन सी हैं? संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। सीटीटी एग्जाम में कैसे पूछता है? सीटीटी एग्जाम में आपको 3 मुख्य थीम देगा और एक उसमें उपथीम को जोड़ देगा। फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी एक मुख्य थीम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बोला जाता है। अब जो कृषि पद्धति है या फिर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो थे वह कैसे थे? वह घुमंतु थे। वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण या फिर समूह में चलते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर गेहूं, चावल एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। तो कृषि का आरंभ कैसे हुआ यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? पहला हमारा है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके आगे रबी की फसल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं सीटीटी एग्जाम में। आगे लिखा गया है फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी एक समय के दायरे में रहकर करने पड़ते हैं। जिसमें से लिखा गया है मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से छुटकारा पाना, कटाई करना और भंडारण करना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा गया है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुओं का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे कृषि भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम का जो उत्पादन किया जाता है उसी को बोलते हैं सेरीकल्चर। यहाँ पे लिखा भी क्या है? रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक जो पालन या उत्पादन होता है उसे ही सेरीकल्चर बोला जाता है। पीसी कल्चर क्या होता है?
मत्स्य पालन यानी मछलियों को पालना जो होता है उसे पीसी कल्चर बोलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ पा रहे होंगे। वीटी कल्चर क्या होता है? अंगूरों की जो खेती होती है उसे वीटी कल्चर बोला जाता है। हार्टिकल्चर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। आप चाहें तो इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो अभी जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिनके आंसर आप लोगों को सही सही देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून या बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। खरीफ की फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा रहेगा? इनमें से कौन से ऑप्शन में सारे के सारे जो है वह खरीफ की फसल लिखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। धान, मक्का, सोरगम और बाजरा। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक खरीफ की फसल नहीं है। धान, मक्का, सोयाबीन और गेहूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? अभी हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। गेहूँ जो है वह खरीफ की फसल नहीं होती है। वह किसकी फसल होती है? वह रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल नहीं होती है। इसीलिए इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को डैश कहते हैं और शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को डैश कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो हमें पता है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें हैं उन्हें खरीफ की फसलें बोलते हैं, जबकि जो शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें हैं उन्हें रबी की फसल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रबी की फसल डैश तक बोई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। रबी की फसल जो होती है वह कब से कब तक बोई जाती है? सभी लोगों को आंसर देना है। अप्रैल से नवंबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक, दिसंबर से फरवरी तक या फिर अक्टूबर से नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर देंगे। रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। अक्टूबर से नवंबर तक रबी की फसल जो होती है वह बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। खरीफ फसलों को किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। खरीफ की जो फसलें होती हैं उसे किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। उष्ण एवं आर्द्र। कौन सा? पहला वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके जो खाद एवं उर्वरक होते हैं उनको मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। लिखा गया है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आगे उर्वरकों के बारे में लिखा गया है उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास या NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे उर्वरक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया, इनके प्रयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर जैविक खाद के लाभ के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। लिखा गया, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं?
इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो होता है वह सुधर जाता है। तो यहाँ पे जैविक खाद के बारे में कुछ पॉइंट्स को लिखा गया था। आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और करेंगे, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। हमारा 6वां क्वेश्चन है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 2 यानी ABC जिसने भी लगाया उसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। जो खाद होती है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 3 यानी ACD यहाँ पे जिसने भी लगाया उसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इसका बी वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अरंदरी लिखा गया है। अगर यहाँ पे सारंदरी होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। आपको गलत युग्म का चयन करना है, बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर दीजिए क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है, हरी खाद और रासायनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया यूरिया, सेकेंड में लिखा गया खाद, थर्ड में लिखा गया चूने का सुपर फास्फेट और फोर्थ में लिखा गया अमोनियम सल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 2, पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक खाद होती है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।